पहला जो मॉडल दिया गया वो मॉडल ऑफ एटम के तौर पर हमारे को मिला गया है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, फिर होता है कुछ इस तरीके का। ये पूरा जो स्फीयर है ये पॉजिटिव स्फीयर है। तो अब हमने देखा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या, सबसे पहले देख लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम है क्या। तो 1911 में अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें था क्या, तो देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम देखा हमने, उसके अकॉर्डिंग क्या था ना, उसके अकॉर्डिंग था कि जो हमारा एक पॉजिटिव स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। तो इसके बाद जब हम चलेंगे ना आगे, तो देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें ली गई थी, ये चीजें हमारे पास थी, जिसके अंदर क्या क्या था। सबसे पहले एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली गई थी, जिसके अंदर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली गई है, साथ में एक फॉइल पेपर लिया गया है गोल्ड फॉइल का। गोल्ड फॉइल जो थी हमारी, जो इसने थिन लिया था क्योंकि वो चाहता था कि थिनेस्ट मटेरियल उसको मिले, इसलिए उसने गोल्ड फॉइल को चूज किया था। इसके अलावा एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिया था उसने, जिसके अंदर से हम लोग एटम्स को छोड़ते, अल्फा पार्टिकल्स को हम अपने छोड़ते। ठीक है, लेड कंटेनर था ये पूरा का पूरा। तो ये हमारा था जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डिवाइस लगाए गए थे वो ये सब थे। ठीक है, आगे हमने हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। मतलब जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे ना हमारे इस गोल्ड फॉइल के अंदर से सीधे के सीधे ऐसे पास हो गए। मतलब जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया तो जब पहली ऑब्जर्वेशन मिली हमारे को, क्या मिली कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधा सीधा पास हो गए। लेकिन इसने सोचा क्या था, क्या होगा। देखो इसको क्या पता था, थॉमसन ने क्या बताया था अपने मॉडल के अंदर, एक पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। तो इसको था कि जो हमारी गोल्ड फॉइल है ना, इसके अंदर अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे और सीधे सीधे निकल जाएंगे। पहली ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, पहली ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, जब उसने पहली ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधा सीधा गए और सीधा सीधा पास हो गए। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी जो रदरफोर्ड की थी वो ये थी। दूसरी क्या थी, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। मतलब देखो क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल्स। ये दिख रही है ना फिगर, स्मॉल एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब यहां से गए पास हुए और स्मॉल फ्रैक्शन से स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये थी हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। क्या थी सेकंड ऑब्जर्वेशन, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ये थी हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन। इसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, थर्ड रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी भाई, वो जान लेते हैं। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000 बाउंस बैक दैट वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। ये थी सेकंड क्या, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल्स जो थे हमारे वो बाउंस बैक कर रहे थे, जो कि डिफ्लेक्ट हो गए थे नियरली 180 डिग्री के एंगल से। मतलब क्या हुआ, अब तक हमने दो ऑब्जर्वेशन देखी। पहली में क्या हो रहा था, पहली में अल्फा पार्टिकल्स निकले और सीधे पास हो गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ था, दूसरी ऑब्जर्वेशन में गए और एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरी ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो बाउंस बैक हो गए। देखो यहां गए, टकराए और बाउंस बैक हो गए, नियरली 180 डिग्री का इन्होंने एंगल बनाया और यहां से बाउंस बैक हो गए। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस के बाद रदरफोर्ड ने अपने पोस्टुलेट्स लिखे। मतलब वो किस पोस्टुलेट्स बनाया, उसने क्या लिखा उसने, आप वो जानते हैं। अब पहला पोस्टुलेट जो बनाया रदरफोर्ड ने वो क्या था, पहले पोस्टुलेट में उसने कहा, इन एन एटम इट्स मेजॉरिटी ऑफ मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, दिस रीजन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और इसको समझते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा कि हमारा जो पहला था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम होता है उसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ मास होता है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत ही स्मॉल रीजन के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको समझते ध्यान से आ जाओ। ये पूरा का पूरा हमारे पास एक एटम है, दिख रहा ना, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक एटम है। कह रहा है इसके अंदर जो जितना मास है ना, मोस्टली मास कहां पर है, इसका मोस्टली मास कंसंट्रेटेड होता है इस बीच वाले पोर्शन में, जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये पहला पोस्टुलेट था उसका, क्या कि मास जो होता है हमारे एटम का मोस्टली कंसंट्रेटेड कहां होता है, स्मॉल रीजन में, जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब रदरफोर्ड ने यहां पर बात कर दिया न्यूक्लियस की, जो थॉमसन ने नहीं करी थी। तो ये बिल्कुल सही जा रहा था। तो गलतियां कहां हुई, इससे पहले हम पोस्टुलेट जानते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या था हमारा, सेकंड पोस्टुलेट में कह रहा है एन एटम्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स।
The electrons revolve around the nucleus in a fixed circular path at a very high speed. These fixed circular paths were termed as orbits. मतलब वो कह रहा है कि एक जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं इसके अलावा प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर रिवॉल्व करते हैं। किसके सराउंडिंग में? हमारे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, मतलब एक ऑर्बिट्स के अंदर वो घूमते हैं, बहुत ही तेज तेज वो घूमते हैं। जैसे ये दिख रहा है ना कि हमारा ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में ये जो चीज है देखो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत तेज, बहुत ही हाई स्पीड पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट था। इसके अलावा आगे आते हैं हम लोग थर्ड पोस्टुलेट के ऊपर। थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है हमारा? एन एटम हैज नो नेट चार्ज मींस दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज electrons are negatively charged and the densely concentrated nucleus is positively charged. A strong electrostatic force of attraction hold together the nucleus and electrons. मतलब कह रहा है कि इसके अंदर ये हमारा मॉडल ऑफ एटम है, ये हमारा मॉडल ऑफ एटम है। कहता है ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों कहा रदरफोर्ड ने? जानते हैं वो। तो इसने ऐसा इसलिए कहा ना क्योंकि देखो यहां पर क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में क्या मूव कर रहे हैं? उसके सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, लेकिन अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे तो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, तो ये न्यूट्रल कैसे हो? देखो मैं बताता हूँ। इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज हमारे प्रोटॉन्स है ना, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से ना इनको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड करके रखती है न्यूक्लियस और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच। ना ही कोई इनके पास चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी हैं और दोनों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अगर लाइक चार्जेस हैं तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है आप जान लेते हैं। The size of the nucleus of an atom is very small in comparison to the total size of an atom. Means most of the region of an atom is an empty space. अब देखो एटम तो हमारा बहुत बड़ा है ना, एटम हमारा बहुत बड़ा है ना, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा सा रीजन है। मतलब एटम के अकॉर्डिंग बहुत, एटम हमारे पास इतना बड़ा है, एटम हमारे पास ये देखो कितना बड़ा है, एटम हमारे पास इतना बड़ा है, इतना बड़ा एटम है, लेकिन जो इसका न्यूक्लियस है वो कितना छोटा सा रीजन है ना। तो इसमें यही कहा है कि जो हमारा एटम होता है वो तो बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है। यानी अब एटम तो इतना बड़ा है, न्यूक्लियस इतना छोटा है, तो कॉमन सेंस लगाओ कि जो हमारा एटम होगा, सीधी सी बात है, उसके अंदर एम्प्टी स्पेस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर हमारे न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो तो उसके अंदर ही एम्बेडेड है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भैया उसके ऑर्बिट में इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये चार जो थे हमारे पोस्टुलेट्स वो हमारे को रदरफोर्ड ने दिए थे। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। लिमिटेशंस क्या होती? देखो अब तक हम लोगों ने इसके पोस्टुलेट्स देख लिए अच्छे से कि इसके पोस्टुलेट्स हमारे को क्या क्या कह रहे थे। चार पोस्टुलेट्स ने दिए, लेकिन लिमिटेशन देख रहे थे। कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी ना, जो तुम लोगों ने भी सुनी होगी तो तुम्हें भी लगा होगा यार, क्योंकि तुम्हें पता है एटम क्या होता है, लेकिन उस टाइम पर कैसे पता चला? पहली कमी क्या थी? पहली लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मींस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व एट अ वेरी हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, बट दिस स्टेटमेंट वाज नॉट फॉलोइंग मैक्सवेल्स थ्योरी। मतलब कह रहा है कि जो रदरफोर्ड था वो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन करने में ही पीछे रह गया। एटम हमारे को पता है स्टेबल होते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम नहीं बता पाया। कैसे नहीं बता पाया वो देखते हैं। सबसे पहले जो मैक्सवेल थ्योरी थी उसको वो देख लेते हैं हम लोग क्या होते हैं, क्योंकि जो रदरफोर्ड था ना वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बता पाया, ना ही मैक्सवेल थ्योरी को फॉलो कर पाया। मैक्सवेल थ्योरी क्या थी? तो मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है ना, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब क्या कह रहा है ना, मैक्सवेल थ्योरी में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं या फिर हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस छोड़ते हुए जाते हैं, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस छोड़ते हुए जाते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स के अंदर बहुत तेजी से हमारे क्या घूम रहे होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं ना, न्यूक्लियस हमारा बीच में है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे मूव कर रहे हैं, तो यानी ये धीरे धीरे पास जा रहे हैं इसके, ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हुए धीरे धीरे हमारे न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं। अब क्या होगा अगर ये ही चलता रहा और न्यूक्लियस क्या करेगा भाई, इनको खींचेगा भी, क्योंकि हमारे को पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे पॉजिटिव चार्जेस है मोस्टली, है ना, हमें पता है क्या होगा। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो इलेक्ट्रॉन्स तेज से घूमते 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 क्या करेंगे,
तेज से घूमते घूमते एक टाइम ऐसा होगा कि बहुत श्रिंक हो जाएंगे या फिर न्यूक्लियस में आकर अपने आप को ही खत्म कर लेंगे, मतलब अपने आप को बिल्कुल ही बिल्कुल काट देंगे, अपने आप को क्रॉस कर लेंगे। तो इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन थी पहली वाली। दूसरी लिमिटेशन देख लेते हैं हम लोग। दूसरी लिमिटेशन क्या है? Rutherford theory was incomplete because it did not mention anything about the arrangement of electrons in the orbits. अब देखो, बिल्कुल सही बात है, इसने सच बोला कि न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके सराउंडिंग में क्या घूम रहे होते हैं? उसके सराउंडिंग में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ऑर्बिट्स इसने बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, लेकिन इसने कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे होते हैं उन ऑर्बिट्स के अंदर वो बताया ही नहीं। इसने कहीं पर भी वो एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं कि हमारा जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, वो किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है। ऑर्बिट तो इसने बोला, लेकिन इसने कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के अंदर, मतलब ऑर्बिट्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है वो नहीं बोला। तो यानी इसकी दूसरी कमी हो गई। ठीक है, अब